ये दोनों मियाँ बीवी सारा घर हड़पना चाह रहे हैं। तो बुशरा के ससुराल जाके बैठ, एक दूसरे की सारी जिंदगी शक्ल नहीं देखेंगे। ठीक है अम्मा, ढोंगी की ताबीज की जरूरत अब हमें नहीं है। ये हम नहीं होने देंगे। हेलो व्यूवर, होपफुली वेल एंड गुड। बज्जो ड्रामे की इस एपिसोड में आप देखेंगे नवीन सुहेल से कहती है कल हमारी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, मुझे काम पे जाना होगा, तो इकरा का क्या करेंगे। सुहेल सोचता है और फिर कहता है पिक एंड ड्रॉप का तो मसला नहीं है, वो तो मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन उसके बाद इकरा को किधर छोड़ूँगा। ये सुनते ही नवीन कहती है इकरा को आप अम्मा के यहाँ छोड़ दीजिएगा। सुहेल कहता है ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, मैं ऑफिस से निकलूं, इकरा को पिक करूं और फिर अम्मा के यहाँ उसको ड्रॉप करूं। नवीन कहती है आप बच्चों से बोल दीजिएगा, वो इकरा को स्कूल से पिक करके घर ले जाएंगी। सुहेल कहता है हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही कर लेते हैं। नवीन कहती है हाँ फिर आप दफ्तर से फ्री होके इकरा को घर ले आना। नवीन कहती है अच्छा है, इकरा अम्मा और बच्चों के साथ होगी तो वो हादसा भी भूल जाएगी। सुहेल कहता है हाँ ठीक है, बात कर लेता हूँ। दूसरी तरफ बच्चों अम्मा के पास बैठ के वॉइस सुन रही होती है सुहेल की, जो वो बच्चों के जिन से डर कर बच्चों को व्हाट्सएप करता है, जिस पे वो कहता है कि मैं रुहेल अपने होशो हवास में ये कहता हूँ कि बच्चों की शादी में बिकने वाले प्लॉट से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अम्मा चाहे उसको बेचे, आग लगाए, जो मर्ज़ी करे, अब मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा। अम्मा कहती है मुसर्रत अब तुम ये कितनी दफ़ा सुनोगी, जिस पे बच्चों हंसते हुए कहती है अरे अम्मा जितनी बार भी ये सुनूं कम है, कसम से इतना मज़ा आ रहा है ना ये सुन के, बड़ा हवाओं में उड़ रहा था, अब ज़मीन पे आके गिरा। अम्मा कहती है मुसर्रत एक बात पूछूं तुमसे, मुझे ये तो बताओ जिन तुम्हारे कहने पे चलते हैं या तुम उनके कहने पे चलती हो। बच्चों कहती है नहीं अम्मा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं होता मैं कह क्या रही हूँ, वो तो मुझे आप लोग बाद में बताते हो कि मैंने क्या कहा था और क्या किया था। मुसर्रत कहती है अम्मा देखो ना अब रुहेल भी मान गया है, अब मैं उन लोगों को बुला लूँ शादी की तारीख के लिए। अम्मा कहती है हाँ मैं इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ तो कर दी है, लेकिन ये तारीख लेने वाली बात मैं तब तक नहीं करूँगी जब तक शर्त पूरी होने का इंतज़ाम नहीं हो जाता। बच्चों कहती है ठीक है मैं भी फिर बुशरा के घर चली जाती हूँ रहने। अम्मा कहती है क्या कहा तुमने, तुम बुशरा के घर चली जाओगी। बच्चों कहती है हाँ वैसे भी अभी वहाँ पे बहुत से तमाशे बाकी हैं जो मैंने वहाँ पे करने हैं। अम्मा कहती है देखो मुसर्रत खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो। और अम्मा कहती है क्यों तुम वहाँ जाना चाहती हो, क्यों तुम अपनी बहन का घर ख़राब करना चाहती हो। और बच्चों कहती है तो अम्मा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो एक यही आखिरी रास्ता है मेरे पास, और कौन सा हरबा इस्तेमाल करूं बता दो मुझे। अम्मा कहती है तो फिर ठीक है मुसर्रत, जो तुम्हारा जी चाहता है वो तुम करो, अगर तुम्हारा दिल करता है तुम बुशरा के यहाँ जाके रहोगी, बेशक तुम वहाँ जाके रहो, डेरे लगाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मगर एक बात तुम भी मेरी कान खोल के सुन लो, उन लोगों को जाके बता देना कि मैं और तुम एक दूसरे की सारी ज़िंदगी शक्ल नहीं देखेंगे। बच्चों कहती है फिर ठीक है अम्मा मैं तो फिर चली जाऊंगी, लेकिन जो होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम होगी। और फिर बच्चों वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती है। अम्मा सोचती है खुदा खैर करे ये कहीं सच में ना चली जाए। दूसरी तरफ दिलबर की माँ दिलबर का कुर्ता पहन के बैठी होती है। इतने में दिलबर आ जाता है और कहता है अम्मा ये तो मेरा कुर्ता है, ये तुम पहन के क्यों बैठी हो।
اس کی ماں کہتی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، کون سی قیامت آ گئی ہے اس پہ، اچھا میں اچھا سا دوپٹہ میچ کر لوں گی۔ دلبر کہتا ہے اماں تم مجھے یہ چائے کا آرڈر دے کر خود یہ سوٹ پہن کر بیٹھی ہو۔ دلبر کہتا ہے اماں یہ ویسے کپڑے کیوں پھیلا کے بیٹھی ہو؟ وہ کہتی ہے یہ میرے دلبر کی دلہن کے کپڑے ہیں۔ دلبر کہتا ہے لیکن اماں یہ تو تمہارے کپڑے ہیں۔ وہ کہتی ہے یہ تو میں نے مسرت کے لیے اپنے کپڑوں کی قربانی دی ہے تاکہ اس کی بری پوری ہو جائے، سمجھ گئے نا تم؟ بس یہ پیک کر کے تھیلوں میں ڈالنے ہیں۔ دلبر کہتا ہے اماں یہ تو مسرت کبھی بھی نہیں پہنے گی، اور تمہیں ضرورت کیا پڑی ہے اتنے پرانے اور برے جوڑے نکالنے کی؟ دلبر کی ماں کہتی ہے خبردار، دلبر ماں کے کپڑوں کو برا نہیں کہا کرتے، یہ تمہاری ماں نے پہنے تھے نا۔ دلبر کہتا ہے کہ یہ ضروری تھوڑی ہے جو تم نے پہنے تھے وہ مسرت بھی پہنے گی، اس کے لیے تو نیو شاپنگ کر لو۔ اس کی ماں کہتی ہے میں کیوں کروں شاپنگ اس کے لیے، مر جانا ہے اس نے تھوڑے دن ہی دیکھنے ہیں اور پہننے ہیں۔ دلبر کہتا ہے اماں جہیز میں فلیٹ لے کے آ رہی ہے وہ۔ دلبر کی ماں کہتی ہے پلیٹ لے کے آ رہی ہے، کیوں میرے سر پہ بٹھاؤ گے کیا؟ اسے بولو پورا ڈنر سیٹ لے کر آئے۔ کیا اسے کہنا فل ڈنر سیٹ بھی لے کر آئے؟ دلبر کہتا ہے مجھے اماں تمہاری ساری سمجھ آ رہی ہے، تم اپنے فائدے کی بات فوراً سن لیتی ہو اور دوسروں کے فائدے کی بات پہ بحری ہو جاتی ہو، شک ہوتا ہے مجھے کبھی کبھی تم پر۔ دلبر کی ماں کہتی ہے کیا دلبر میں بیوہ ہوں؟ دلبر کہتا ہے 15 سال ہو گئے ہیں تمہیں بیوہ ہوئے، اور پھر آگے سے اس کی ماں کہتی ہے تبھی میں کہوں تمہارے ابا مجھے نظر نہیں آتے۔ دوسری طرف دھوبن اور رشتے والی خالہ بچوں کے گھر جاتی ہیں اور اماں کو کہتی ہیں کہ رشتہ کرنے لگی ہو بچوں کا تو استخارہ کیا ہے کیا تم نے؟ کہتی ہیں جو کام استخارے کے بغیر ہوتے ہیں نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، اب دیکھو نا ہمارا نصیب کیسا خراب چاول نکلا۔ اور اماں کہتی ہیں ابھی تک تو نہیں کروایا، اب کروا لوں گی۔ بجو یہ سب باتیں سنتی ہے اور کہتی ہے اماں ان کی باتوں میں نہ آنا، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو شادیوں میں مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں، ہوتی شادیاں رہ جایا کرتی ہیں، اللہ اللہ کر کے تو میری شادی ہو رہی ہے، ہونے دو۔ رشتے والی آنٹی کہتی ہے ہم کوئی تمہارے دشمن ہیں؟ اماں سے پوچھو یہ پلاٹ چھپا کے کیوں رکھا تھا؟ ارے اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم پلاٹ والی ہو تو تمہارا رشتہ کب سے کروا چکی ہوتی اور بہت اچھا والا کروا چکی ہوتی۔ بجو کہتی ہے ہاں کروایا تو نہیں نا، چلو اب اٹھو اور نکلو، میں تو تم لوگوں کے سائے سے بھی دور رہنا چاہتی ہوں۔ اماں کہتی ہے اچھا بس کرو نا مسرت، چپ رہو، اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ دھوبن کہتی ہے چلو پھر ہم چلتے ہیں، لڑکی کی زبان تو دیکھو گز بھر کی، دیکھو اور لاکھ ہمیں بے عزت کر لیتی ہے لیکن اماں کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ مسرت چپ کر جاؤ، کمرے میں جاؤ، مسرت چپ کر جاؤ، اندر جاؤ، مگر دوسروں کی لڑکیوں کی باتیں بنانا ان سے سیکھو، ویسے تو اماں بولتی ہی نہیں ہیں۔ اتنے میں سہیل کا بھائی روہیل آ جاتا ہے، کہتا ہے کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے، سکون سے سونے بھی نہیں دیتے۔ دھوبن کہتی ہے ہاں تو کیوں سو رہا ہے، سونے سے کیا سونے کی ملیں نکل آئیں گی تیری؟ بجو کہتی ہے مر جاؤ۔ بجو کہتی ہے مر جاؤ روہیل، تمہیں تو سونے کی آگ لگی رہتی ہے تمہیں بجو۔ پھر بجو کہتی ہے روہیل اپنی ساس کو چپ کروا لو نہیں تو گلا دبا دوں گی میں اس کا۔ روہیل کہتا ہے بے شک دبا دو گلا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ دھوبن کہتی ہے یہ ٹھگنی سارا پلاٹ بیچ دے گی، نہ سارے پیسے لے کر بھاگ جائے گی، رفو چکر ہو جائے گی، پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا کیسے تم لوگ سڑک پر آؤ گے، پھر مزہ آئے گا۔ روہیل کہتا ہے ہمارا پلاٹ ہے نا، ہم اسے بیچیں، آگ لگائیں، ہماری مرضی، آپ کو کیا؟ بجو کہتی ہے اب سمجھی میں کہ ہمارے پلاٹ پر نظر ہے سب کی، چلو اٹھو
और निकलो यहाँ से। अम्मा को धोबन कहती है, हाँ तुम न बोलना, चुप बैठी रहना, कभी ज़बान खोल भी लिया करो। अच्छा चुपचाप बैठ के तमाशा देखती रहती हो। मुसर्रत को तुम्हारे सर पर नाचता हमेशा ही देखा है और आज भी वो ऐसे ही कर रही है। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। बज्जो अम्मा से कहती है, क्यों बुलाती हो तुम इनको, ये तो मनहूस है और ये खुशी का घर है, खुशी का। और दूसरी तरफ बुशरा और दुर्दाना घर की सेटिंग कर रही होती हैं, क्योंकि सबा बेगम तो अब कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। दुर्दाना बुशरा को कहती है, तुम थक जाओगी, सेटिंग करते करते तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इतने में वहाँ अहमर आ जाता है और कहता है कि ये तो सच में पागल है। और दुर्दाना कहती है, कौन पागल है? वो कहता है कि सबा आंटी, वहाँ से गुज़र रहा था मैं तो बातें कर रही थी, मैंने झांक के देखा तो ख़ुद से बातें कर रही थी और मुझसे गुस्सा होने लग गई, मुझे सुनाने लग गई और ऊपर से मुझे सैंडल भी मार दी इतनी ज़ोर से। मैं बता रहा हूँ ये पागल हो गई हैं, इनको किसी पागल खाने में भेज दें, किसी डॉक्टर को चेक करवाएं, साइकाइट्रिस्ट को चेक करवाएं दोबारा। और दुर्दाना कहती है, बुरी बात होती है अहमर, ऐसे नहीं कहते। और बुशरा कहती है, सबा आंटी के लिए ये बिल्कुल भी नहीं ठीक, अल्लाह ना करे कोई और मुसीबत ना आ जाए। मैं फवाद से बात करती हूँ, इस मामले में कोई हल निकालेंगे। दुर्दाना कहती है, ऐसे तो वो खुद को ही नहीं बल्कि हम सबको भी तकलीफ़ दे रही हैं। दुर्दाना अहमद से कहती है, आप रूम में जाएं बेटा। वो कहता है, मैंने अब सोच लिया है कि आज से अपना कमरा लॉक करके सोया करूँगा, क्या पता मेरा गला दबा दे मेरे कमरे में आकर, मुझे डर लगता है, आप दोनों भी अपना कमरा लॉक करके सोया करें। दूसरी तरफ धोबन सोच रही होती है कि बाबा जी का अमल उल्टा पड़ गया है और वो रिश्ते वाली खाला से भी कहती है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बज्जो दिलबर के साथ घूम रही होती है और बज्जो कहती है, मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ को बर्दाश्त कर रही हूँ। दिलबर कहता है, उनकी एज ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए वो ऐसी ही है। बज्जो कहती है कि मर्द तो आजकल अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, लड़कियां अपने से छोटी उम्र के लड़कों से शादी कर रही हैं और हम तो फिर वैसे भी बराबर एज के हैं। और दूसरी तरफ धोबन और रिश्ते वाली खाला के सामने बॉबी का सारा नाटक सब कुछ सामने आ जाता है कि वो नकली ढोंगी बाबा बना हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।